गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी में जनरल एंट्रीज और उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 12 कंप्लीट हो गया था। 13 पढ़ेंगे आज। 13 पढ़ने से पहले एक नया टॉपिक है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। वैसे तो ये बुक उन्होंने बड़ी जमा की लिखी है, अच्छी लिखी है, बुरी लिखी है ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज करके लिखी है इस तरीके से कि धीरे धीरे आपको ये टॉपिक सिखाते हैं, इजी से डिफिकल्ट लेवल तक ले जाते हैं। लेकिन इस बार इनसे एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन हमको ये पढ़ाए, उससे पहले ही ये इलस्ट्रेशन नंबर 12 तक हमें कई सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन ऑलरेडी दे चुके हैं, जिसमें अपन ने यूँ पढ़ा कि यार अब पैसों के दो रूप होते हैं, एक कैश इन हैंड और एक कैश एट बैंक। तो जब जो हाथ में कैश है उससे लेन देन करोगे तो अकाउंट का नाम क्या है? कैश अकाउंट। लेकिन जो पैसा बैंक में पड़ा हुआ है उसके थ्रू लेन देन करोगे तो फिर कौन सा अकाउंट आएगा? बैंक अकाउंट। ठीक है ना, ये पता है ना हमको। पैसा का रूल वही है, आया तो डेबिट, कैश में आया तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक से आया मतलब बैंक में आया तो बैंक अकाउंट डेबिट। सर अब जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है उससे लेन देन कैसे होता है? चेक के थ्रू। ठीक है, आपको चेक रिसीव हुआ, ये चेक आप बैंक में जमा कराओगे तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, आपको किसी को पेमेंट देना है, कैश में नहीं है आपके पास, बैंक से देना है आपको, तो बैंक में जिस बैंक में आपने खाता खुलवा रखा है उन्होंने आपको एक चेकबुक दे रखी है। वो चेकबुक में जिसको पैसे देने उसके नाम लिखो, जितना देना है वो अमाउंट लिखो, साइन करके दे दो। देखा ही होगा ना सबने चेक? हाँ गुरदीप, सबने देख रखा है ना चेक? तो हाँ वेरी गुड। सबको गुरदीप कैसे बताएगा? सब नहीं देख रखा होगा चेक। डन। अब एक दो ट्रांजैक्शन पढ़ा दूँ, उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी चेक के प्रोसेस समझाऊंगा कि जब हम चेक के थ्रू लेन देन करते हैं तो बैंक जो फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करता है, जो बैंकिंग का प्रोसेस होता है जिससे पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, वो कैसे होता है और उस प्रोसेस से हमारी अकाउंटिंग का क्या लेना देना है ये समझेंगे थोड़े टाइम बाद। हाल फिलहाल इलस्ट्रेशन स्टार्ट करूं उससे पहले आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो भी ट्रांजैक्शन अब बैंक के थ्रू होंगे उसके लिए अकाउंट कौन सा आएगा? बैंक अकाउंट। बाकी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वहीं के वहीं हैं। तो आ जाओ आप इलस्ट्रेशन नंबर 3, 2023 मार्च 1, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट। अंडरलाइन करो करंट अकाउंट। और आसपास कहीं भी थोड़ी बहुत जगह हो तो वहाँ पे 1 2 3 3 अकाउंट का नाम लिख दो, कहीं पे भी आपको जगह मिले पेपर में। करंट अकाउंट जहाँ आपने अंडरलाइन करा ना उसके आसपास ये क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही ये जगह है आपके पास, है ना? तो यहीं पे लिख दो। फर्स्ट करंट अकाउंट, सेकंड सेविंग अकाउंट, थर्ड एफडी अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, थर्ड एफडी अकाउंट, फोर्थ आरडी अकाउंट। आरडी, आर फॉर राक्षस, आरडी अकाउंट। ठीक है, क्या फ़र्क होता है? 1 बाय 1 समझते हैं। आप में से किस किस का बैंक में अकाउंट है खुद के नाम से? 1 2 3 4 5 6, बस। किस किस को अकाउंट खुलवाना है? ठीक। अगर आप बैंक में 1-1000 रुपये छोड़ सकते हो या ऑनलाइन ऊपर नीचे कर सकते हो तो मैं एक बैंक वाले को बुला लेता हूँ, कल आपका अकाउंट फोकट में खुल जाएगा। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं अगर आपकी इच्छा रखते हो तो। अब बैंक में आपका जो अकाउंट खुलेगा वो कौन सा खुलेगा? सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या होता है? जो हम हमारी पर्सनल सेविंग करने के लिए रखते हैं। आज पैसा है तो जमा करा दिया, जब काम पड़ेगा तब निकलवा लेंगे। सेविंग अकाउंट का मेन फीचर क्या होता है कि जितना पैसा आप इसमें सेव करके रखोगे उतने पे आपको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा, लेकिन थोड़ा कम मिलेगा, मैक्सिमम 4% तक मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। आजकल की करंट रेट तो 1.5%, 2% या 2.5% ही चल रही है, उससे ज़्यादा नहीं है। मतलब आपने 2 लाख रुपए जमा करा रखे तो उसके हिसाब से 2% के 4000 रुपये मिल जाएंगे अगर पूरे साल 2 लाख रुपए जमा रहे तो। ये सेविंग अकाउंट। अब इस सेविंग अकाउंट का एक रिस्ट्रिक्शन क्या होता है कि अगर आपने इसमें पैसा जमा करा के रखा है तो बैंक वाले कभी आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आप पूरा पैसा एक साथ नहीं निकलवा सकते। वैसे तो बैंक का कंपटीशन का ऐसा ज़माना है कि अब बैंक वाले मना नहीं करते, आपका ही पैसा है निकलवा लो, क्योंकि अगर हम निकलवाने से रोक लेंगे तो आप अपना खाता किसी और बैंक में शिफ्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये तो हुआ सेविंग अकाउंट, बेसिक अकाउंट जो हर कोई खुलवा सकता है, जिसपे आपको ब्याज मिलता है जितना भी बैलेंस होगा उसके ऊपर। अब क्योंकि इसमें ये जो सेविंग अकाउंट है इसमें अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन करने लग जाते हो, बहुत बार पैसे निकालने लग जाते हो, जमा कराने लग जाते हो, तो बैंक वाले इसके ऊपर चार्जेस थोड़े ज़्यादा डिडक्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि यार उनका ऑब्जेक्टिव था कि आप इसमें पैसे सेव करोगे।
आप सेव करके नहीं रख रहे हो, आप तो रोज का लेन देन आपने चालू कर दिया, तो फिर उसके लिए बैंक दूसरा अकाउंट खुलवाता है, वो है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए होता है कि आप रोज जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन करोगे, पैसा जमा कराओगे, निकलवाओगे, लोगों से चेक रिसीव करके जमा कराओगे, लोगों को चेक इशू करोगे, तो आपको बैंकिंग सर्विस ज़्यादा चाहिए। आपको अपना पैसा सेव करने का ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपको तो बैंकिंग सर्विस चाहिए, ट्रांसफर की सर्विस चाहिए कि आप इजीली पैसा इधर से उधर ट्रांसफर कर सको। तो उसके लिए जो करंट अकाउंट खुलता है उसमें बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं देती। क्या नहीं देगी आपको? इंटरेस्ट। अब मान लो मैंने करंट अकाउंट खुलवा रखा है बीसीसी के लिए, अब बीसीसी की फीस आती है उसमें जमा करा देता हूँ, बीसीसी के जितने भी खर्चे होते हैं उसके लिए देता हूँ। ऑन एन एवरेज उसमें 1-2 लाख रुपए पड़े ही रहते हैं, शब्बीर सर बड़े आदमी है ना, तो 1-2 लाख रुपए पड़े रहते हैं, पर उसके ऊपर उनको कोई ब्याज नहीं मिलेगा क्योंकि बैंक वाले सर्विस ऐसे देते हैं। अब थर्ड अकाउंट आता है एफडी अकाउंट, जो आप लोगों ने सुन रखा होगा पहले भी। इसमें आपने एक बार पैसे जमा करा दिए तो फिर आप उसको निकलवा नहीं सकते। जितने टाइम के लिए आपने जमा कराए उतने टाइम के लिए पैसा लॉक हो गया, उस पैसों से आप ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर आपको जो रिटर्न मिलता है ना, जो इंटरेस्ट मिलता है वो हायर रेट से मिलता है। 7% तक का उस पर क्या मिलता है? रिटर्न। सेविंग बैंक में कितना मिलता है? 2 से 4%, यहाँ पे कितना मिलता है? 5 से 7% तक का। क्लियर? ये हो गया फिक्स डिपॉजिट। नाम से ही समझ में आता है कि मैंने जो डिपॉजिट कराया वो क्या हो गया? फिक्स हो गया। अब होता है लास्ट वाला आरडी, इसको तो क्या बोला अपन ने? एफडी। अगला लास्ट वाला है आरडी। आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि यार मेरी सैलरी है मान लो 1 लाख रुपए और मेरे महीने भर के खर्चे हो जाते हैं 70,000 रुपये के, तो 30,000 रुपये बच जाते हैं। अब मेरे पास जब 30,000 रुपये बच जाते हैं ना, तो पैसों की एक बहुत बुरी आदत है, वो जेब में पड़ा पड़ा उछलता है, उबाल मारता है, मेरा कुछ करो भाई, मैं पढ़ा हुआ हूँ, कुछ करो। तो अपन को इंटरनेट पे अच्छी अच्छी चीज़ें दिखने लग जाती है, एप्पल आईफोन दिखने लग जाता है, शानदार शानदार बैग्स दिखने लग जाते हैं, कपड़े दिखने लग जाते हैं, तो हम इमोशनल फूल उन पैसों को खर्च कर देते हैं। तो कुछ समझदार लोग यूँ कहते हैं कि ये पैसा अगर मेरे पास पड़ा रहेगा तो आज नहीं तो कल खर्च हो जाएगा, टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन ले आऊँगा मैं घर के लिए, तो एक काम करते हैं इसको भी फिक्स करवा देते हैं। पर यार ये छोटे छोटे पैसों को फिक्स कैसे करवाएं? तो बैंक ने एक ऑप्शन दिया कि भाई साहब आपके पास हर महीने 30,000 रुपये बच जाते हैं ना, तो आप हर महीने 30,000 रुपये जमा करा दो। जमा कराने की फैसिलिटी है, निकलवाने की फैसिलिटी नहीं है। 2 साल तक का आपने डिपॉजिट करवा दिया तो 2 साल तक आपको 30,000 रुपये जमा कराने हैं, फिर वो बढ़ के हर साल आपको इस पर ब्याज भी मिलता रहेगा, आपका पैसा भी सेव होता रहेगा, ब्याज भी आपको हायर रेट से मिलता रहेगा, फिर 2 साल बाद आप इकट्ठे पैसे निकलवा लेना। ठीक है, 2 साल एक एग्जाम्पल है, 30,000 एक एग्जाम्पल है। 1,000 रुपये से भी आरडी अकाउंट खुलता है, 1 साल 2 साल 5 साल के लिए भी आरडी अकाउंट खुलता है। ये रेगुलर डिपॉजिट का अकाउंट हो गया हमारा, रिकरिंग डिपॉजिट को बोलते हैं। तो एक बैंक अपने कस्टमर्स को 4 अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। इसमें से बिजनेस कौन सी वाली फैसिलिटी ज़्यादातर यूज करता है? करंट अकाउंट। तो अब यार ये सिर्फ एक वर्ड के लिए इतना लेक्चर दिया है ताकि आपको थोड़ी सी बैंकिंग नॉलेज मिले। हाल फिलहाल ये नॉलेज मेरे किसी काम की नहीं थी। करंट अकाउंट मतलब इस बिजनेसमैन ने अपना बैंक में एक अकाउंट ओपन किया है। अब पूरा ट्रांजेक्शन पढ़ो। पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। हमने बैंक में पे किया करंट अकाउंट ओपन करने के लिए, तो क्या पे करोगे आप बैंक में? आलू के टमाटर? पैसा, कैश। मतलब एक तरीके से मैं बैंक में अकाउंट खुलवाने गया तो मैंने उनको कैश दिया, उन्होंने मेरा अकाउंट ओपन किया और वो पैसा कहाँ डाल दिया? मेरे बैंक अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, मीन्स कैश का बैलेंस कम हो गया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया। पैसों का रूल आया तो डेबिट, कहाँ आया? बैंक में आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, गया तो क्रेडिट। अब कहाँ से गया? सर कैश में से गया, कैश का बैलेंस क्या हो गया? मेरा कम हो गया, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लॉजिक समझ में आया? क्यों कि मेरा कैश मेरे पास से गया और पैसा कहाँ आ गया? बैंक में। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। डन। उबासी ली अगर उल्टा बिठा दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। अब हमने गुड्स परचेज किए और पेमेंट किससे किया? चेक से। चल बेटा मीनल, हम गुड्स परचेज करते हैं तो कौन सा अकाउंट आता है? गुड्स परचेज करेंगे तो कौन सा अकाउंट आएगा? मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती? बोल बेटा।
ऑब्वियसली गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट आएगा, गुड्स के सिवा कोई और चीज़ परचेज करेंगे तो उसका नाम आएगा। परचेज गुड्स तो परचेज अकाउंट, परचेज बिल्डिंग तो बिल्डिंग अकाउंट, परचेज गुड्स तो परचेज अकाउंट, परचेज फर्नीचर तो फर्नीचर अकाउंट, परचेज गुड्स तो परचेज अकाउंट, परचेज स्टेशनरी तो स्टेशनरी अकाउंट। गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट आएगा, गुड्स के सिवा कोई और चीज़ परचेज करेंगे तो उसका नाम आएगा। वो निकाल, क्या भूल गया? बाहर चल, ले गया, जल्दी ले गया, नीचे स्टेशनरी की दुकान है, फटाफट ले गया। तो कौन कह रहा था ये पैसे वाला है? चल कहाँ है मेरा वो श्लोक, कहाँ गया? हार्डा तेरे से मैंने एक चीज याद करने के लिए बोला, तो याद कर लेना अभी, है ना? हाँ ठीक है, ओके। गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट, परचेज क्या है मेरे लिए? खर्चा, खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, ठीक है। अब आपने पैसे दे दिया तो पैसा गया तो क्रेडिट, पहले कैश में देते थे तो एंट्री करते थे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, इस बार पैसा कैसे दिया आपने? चेक से, तो एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। लल्लू एंट्री थी, बस कैश के बदले में क्या था? बैंक था, रहेगा यार। नेक्स्ट कैश सेल्स, अंडरलाइन करो कैश सेल्स। बोल बेटा नमन, क्या मतलब हुआ कैश सेल्स का? माल बेचा कि कैश बेचा? माल बेचा कैश में। कैश सेल्स एक लीगल टर्म होता है कि हम जो सेल्स कर रहे हैं, हम जो माल हमारे बेच रहे हैं, वो अगर हमने कैश में बेचा है तो कैश सेल्स, उधार में बेचा है तो क्रेडिट सेल्स। तो ये यूँ कहना चाह रहा है कैश सेल्स 40,000, मतलब 40,000 रुपये का हमने माल बेच दिया, पैसे भी आ गए। आउट ऑफ दिस 30,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। वो जो 40,000 रुपये का माल बेचा ना, उसमें 30,000 रुपये हमने कहाँ जमा करा दिए? बैंक में, ठीक है। अब अश्विन नहीं आया आज बेटा, सेल्स अकाउंट क्या होगा? डेबिट की क्रेडिट? सेल्स अकाउंट क्या होगा? डेबिट की क्रेडिट? सेल्स अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि उसने 2 के साथ शादी कर रखी। बेटा ये ट्रिक है। सेल्स अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि सेल्स में ले क्या है? इनकम, इनकम मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, तो 2 सेल्स अकाउंट। माल कितने का बिका? 40 का, तो 2 सेल्स अकाउंट 40। आपको एंट्री सुन के समझ में आ जाती है कि लिख के बताऊं? लिख के बताऊं क्या एंट्री आ रही है समझ में? ओके, तो सेल्स हमने करा 40 का, तो एंट्री करेंगे 2 सेल्स 40,000। अब पैसा आया मेरे पास, पैसों का रूल आया तो डेबिट। अब पैसा सिर्फ कैश में नहीं आया, थोड़ा पैसा बैंक में चला गया, थोड़ा पैसा कैश के रूप में मेरे पास रह गया, है ना। 40 में से 30,000 कहाँ चला गया? बैंक में। कैश में कितना रह गया? 10,000। तो अब पैसा तो आया, पर एक तरीके से नहीं, 2 तरीके से आया। सर कितने भी तरीके से आए, पैसा पैसा होता है, उसका रूल सेम रहता है। क्या आया तो डेबिट, कैश में आया तो कैश डेबिट, बैंक में आया तो बैंक डेबिट। दोनों तरीके से आया तो दोनों चीज क्या हो जाएगी? डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कैश में रह गया 10,000, बैंक में पहुंच गया 30,000, सेल हो गई टोटल 40,000 की। सिंपल एंट्री थी। हाँ नेक्स्ट, विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज। अंडरलाइन करो प्राइवेट यूज, लिखो ड्राइंग, पता है ना सबको? प्राइवेट यूज मतलब अब बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करके ले गया। हम किसकी साइड है? बिजनेस के बिजनेसमैन। बिजनेसमैन गया, हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो बिजनेस के पास पैसा आया कि गया? गया ना, वो ले गया भैया, हमारे पास से तो पैसा गया। पैसों का रूल, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, तो 2 कैश। अब उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है विड्रॉन फ्रॉम प्राइवेट यूज। अगर अंग्रेजी ढंग से पढ़ते हो तो वहां पे सिर्फ विड्रॉन लिखा हुआ है, क्या विड्रॉ किया ये नहीं लिखा हुआ। तो ये कॉमन सेंस है। क्या विड्रॉ करके लेके जाएगा? कुर्सी टेबल तो लेके जाएगा नहीं घर पे, पैसा ही लेके जाएगा। और पैसे में भी जब तक चेक बोले नहीं, बैंक बोले नहीं, तब तक मानना नहीं है भाई। सिर्फ विड्रॉ करके लेके गया तो कैश ही लेके गया होगा, तो 2 कैश अकाउंट। और ये क्या है? तुम्हारे पर्सनल यूज है, तो क्या बोलते हैं इसको अपन? ड्रॉइंग्स। आप हम बिजनेस में से पैसा निकाल के ले गए,
क्यों ले गए? क्योंकि आप ही का बिजनेस था, आपने बिजनेस में पैसा लगा रखा था, हमारे ऊपर क्या थी? लाइबिलिटी। आप निकाल के ले गए, लाइबिलिटी मेरी कम हो गई, लाइबिलिटी मेरी कम हो गई तो डेबिट एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, जतिन ऑफिस में जाके मार्कर लेके आ बेटा, कि बड़े वाला मार्कर तो सर मंगाना ब्लैक वाला। परमानेंट तो है ही नहीं उनके पास। है कल तू नहीं लाया परमानेंट मार्कर? है देवाल दे बेटा, कल नहीं था, कल था तो कल क्या? कल घास चढ़ने गई थी तेरी? ले बेटा दे दो मार्कर, दे दो। अरे जगजीत दे दे, अरे दे देगा ना गुरदीप। तू क्यों नहीं लाएगा? तो उसका है, तू तो मेरा वाला लाने वाला था 10 रुपये में। यार तू दिमाग से पैदा ले गया, तू लेके आएगा तो 10 रुपये दूंगा ना। तूने तो पार किया है किसी के हाथ को। अबे छोटे, तू 20 में लाएगा मेरे को 10 में देगा? पॉसिबल है क्या? खरीद के लाए पक्का? तो पूरे 20 लेना मुझसे। पर तूने चला भी तो लिया उसको। मैं दिख रहा हूँ क्या? हाँ, बारिश तो मना कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आंदो ऐसा लगा तो रहा है ना कि कोई खड़ा है। हाँ ठीक, ओके। 4 चीज होती है हमारी, असेट, लायबिलिटी, कौन सा मार्केट लाया बेटे? इंक्रीज और डिक्रीज। बोल भाई मनन, असेट इंक्रीज होगा तो तू ही बोल देगा सब। मार्कर बेकार है, कल लिखेंगे। एंगल सीधा है क्या? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, 3 ट्रांजैक्शन को ब्रैकेट में मार्क करो और स्टार मार्क करो। तीनों में विड्रू विड्रू विड्रू, 3 विड्रॉन के ट्रांजैक्शन है। क्या हो गया जतिन बेटा, नींद में है क्या यार? नहीं है ना? फिर अच्छा ये धोखा है, तीनों में विड्रॉ 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 लिखा हुआ ना, तो जतिन बार बार बोल रहा है ड्राइंग्स ड्राइंग्स ड्राइंग्स। ऐसा नहीं है, पढ़ो ढंग से। पहला लिखा हुआ था विड्रॉन कैश फॉर, सॉरी विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज। क्या विड्रॉ किया नहीं बताया तो हमने एज्यूम कर लिया कि कैश विड्रॉ किया होगा। फिर लिखा हुआ विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। अब वापस प्राइवेट यूज के लिए विड्रॉ किया, लेकिन कहाँ से किया? बैंक से। हम बिजनेस है सर, हमारे पास से तो पैसा गया, गया तो क्रेडिट, इस बार कैश में से नहीं, कहाँ से गया? बैंक से, तो टू बैंक अकाउंट। और प्राइवेट यूज के लिए लेके गया तो क्या बोलेंगे इसको? ड्रॉइंग्स। क्या आप ही का पैसा था, ले गए, हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। लाइबिलिटी हमारी कम हो गई तो डेबिट, डी फॉर ड्रॉइंग्स, डी फॉर डेबिट। तो पहली एंट्री हुई थी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, दूसरी एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। डन। तीसरी वाली एंट्री में 3 स्टार मार्क कर लो। अब लिखा हुआ है विड्रॉन फ्रॉम बैंक, प्राइवेट यूज लिखा क्या? नहीं ना। तो आप अब ये नहीं कह सकते कि ये पैसा बिजनेसमैन अपने घर ले गया, क्योंकि ऐसा तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। उसने तो सिर्फ क्या लिखा हुआ है? विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो क्या विड्रॉ करोगे आप बैंक से? आलू के टमाटर, कैश। तो आपने ये पैसा बैंक में से विड्रॉ कर लिया। सही, यही दुनिया की रीत है। आप लोग जब पैसे देते हो, जब पैसा ज़्यादा हो जाता है तो मैं बैंक में जमा करा देता हूँ। खर्चे तो रेगुलर बेसिस पे चलते ही रहते हैं। जब हाथ का पैसा खर्च हो जाता है तो मैं बैंक से पैसा निकलवा के ले आता हूँ, ताकि टाइम टू टाइम मैं उसको खर्च कर सकूँ। तो अभी समझना, ये दोनों बातों में फ़र्क समझना कि अभी मैं सिर्फ पैसा निकलवा के लाया हूँ, खर्च नहीं किया, है ना। ये तो क्या हो रहा है कि पैसा अपना रूप बदल रहा है, कि पहले था ये कैश एट बैंक, अब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? कैश इन हैंड में। और समझना बहुत आसान है कुछ भी, दोनों के दोनों क्या है? पैसा।
आया तो डेबिट। अब आपके पास पैसा कहाँ आया, कैश में आया कि बैंक में आया, कैश में। पैसा आया कहाँ, कैश में। गया कहाँ से, बैंक से। तो आया तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, गया तो क्रेडिट, तो टू बैंक अकाउंट। डन। अब जरा चेक करो, पहली वाली एंट्री को इस 15वीं वाली एंट्री से ऐसे मार्क कर दो सर्कल में। फर्स्ट वाली एंट्री को ऐसे एरो बना के ले आओ, कहाँ पे, 15 वाली पे, और वहां लिख दो रिवर्स। क्वेश्चन में घुमाना है, सॉल्यूशन में नहीं घुमाना। देखो पहली वाली एंट्री में क्या हो रहा था, पढ़ो। पहली वाली एंट्री में हम कैश जमा करा रहे थे बैंक में, तो पैसा आया बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इस वाली एंट्री में अपन क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। अपन बैंक से पैसा निकलवा के ला रहे हैं कहाँ पे, कैश में। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाल फिलहाल तुम्हें क्या समझना है कि सर सिर्फ और सिर्फ पैसा विड्रॉ किया है, उसको यूज़ नहीं किया, खर्चा नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ पैसा निकलवा के लाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट। प्लेस्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट। गुरदीप क्या मतलब हुआ इसका? वेरी गुड सर, करंट अकाउंट में से पैसे निकाल के कहाँ डाल दिए, फिक्स डिपॉजिट में। या करंट अकाउंट में मैंने देखा कि पैसा फालतू ही पड़ा हुआ है, काम में भी नहीं आ रहा है, और करंट अकाउंट में तो ब्याज भी नहीं मिलता है। तो जब पैसा पड़ा हुआ ही है तो उसको अच्छे काम में लेना बन, तो हम क्या करते हैं, उस पैसे को करंट अकाउंट में से कहाँ ट्रांसफर कर दिया, एफडी के अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब एक बात बताओ, आपने पैसा एफडी अकाउंट में डाला, क्यों डाला? इंटरेस्ट के लिए। सर वहाँ से हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, हायर रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा मतलब आपने जो पैसे दिए हैं उनको, उससे आपको बाद में क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट मिलेगा तो ये भी क्या है आपके लिए, असेट। आपने एफडी अकाउंट खुलवाया, असेट आपका इंक्रीज हो गया तो डेबिट, अपन लिखेंगे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। और गया क्या आपके पास से, सर पैसा कहाँ से गया, बैंक से, तो एंट्री करेंगे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या चाहिए? हाँ, यूँ बोला है, यूँ थोड़ी बोला है, बहुत डिफरेंस है। ये चाहिए, ये वो है जो तू सोच रहा है। हाँ हाँ, क्या सोचा? मेरे को चला रहा। ठीक है, एंट्री क्या होगी, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। याद रखने वाली सीखने लायक बात क्या है कि फिक्स डिपॉजिट खुलवाते हैं तो उसमें पूरा लिखते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। करंट अकाउंट में करंट अकाउंट पूरा नहीं लिखते, सिर्फ क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट। समझ में आया क्या? 3 अलग अलग तरीके के अकाउंट है ना। करंट अकाउंट के लिए नॉर्मल बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट के लिए तो पूरा नाम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिक्स डिपॉजिट थोड़ा रेयर होता है, तो जब खुलता है तो उसको नाम से याद रखते हैं कि ये फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। करंट अकाउंट तो रोजमर्रा का बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए अकाउंट है ना, तो उसको तो सिर्फ क्या रहते हैं, बैंक अकाउंट। अब दुनियादारी सीखो, ये एकेडमिक सीख गए, एफडी के लिए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट के लिए सिर्फ बैंक अकाउंट। दुनियादारी, किसी भी पर्सन के मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं, जैसे मेरे खुद के 5 से 6 अकाउंट हैं अलग अलग बैंकों में, पैसा एक में नहीं है। तेरी कसम, मेरी मर्जी। ठीक है, हाँ यहाँ 1-2 में है, थोड़े से ही है, ज़्यादा नहीं। हाँ लेकिन अब ये मत समझना ये कह रहा हो यार 5-6 अकाउंट हो गए तो क्या हुआ, वो एक ही बैंक में सारे पैसे रह जाते तो मना थोड़ी करते बैंक वाले कि नहीं नहीं भाई साहब इतना सारा 20,000 रुपये एक ही खाते में रख रखे आपने, अलग अलग करो उसको। तो अलग अलग अकाउंट बंदा क्यों खुलवाता है, अलग अलग पर्पस के लिए। अलग अलग पर्पस के लिए मतलब मैं यूँ कहूँ कि मेरा एक पढ़ाने का काम काज है, तो यहाँ से जो मुझे सैलरी मिलती है मैं अलग अकाउंट में डाल देता हूँ। फिर मैं मजदूरी करने जाता हूँ शाम को ट्रक खाली करवाने, तो वहाँ से जो 500-600 रुपये मिलते हैं उसको अलग अकाउंट में डाल देता हूँ, ताकि हिसाब रहे कि इससे इतना कमाए, इससे इतना कमाए। ठीक है, अब समझो मैंने अलग अलग बैंक में, जोक्स अपार्ट, सो ढूंढने मत चल जाना रात को कहाँ कर रहे मजदूरी। ठीक है, मैंने अगर मल्टीपल बैंक्स में अलग अलग अकाउंट खुलवा रखे हैं और मैं सिर्फ बैंक अकाउंट लिखूंगा तो कैसे पता पड़ेगा कि पैसा जो गया वो कौन से वाले बैंक में गया और कौन से वाले बैंक से आया। ठीक है, तो अब अपन पूरा नाम लिखते हैं, HDFC बैंक अकाउंट, ICICI बैंक अकाउंट,
कोटक बैंक अकाउंट। लेकिन हाल फिलहाल एकेडमिक्स में तो ओनली बैंक अकाउंट। डन हो गया क्वेश्चन लल्लू साहब? हाँ, अगला वाली जो टॉपिक है थोड़ा बड़े वाला टॉपिक है, पढ़ा दूँ आज ही की छुट्टी कर दूँ? छुट्टी वाले कितने हैं? चले जाओ। वो भावेश पढ़ाओ ना बेटा। क्या हुआ, तेरे को भी कोई छोड़ के चला गया? तू गुस्से में क्यों? तू पढ़ा दूँ बेटा? पढ़ा दूँ? तू बटन लगा रहा है? हाँ, क्या जस्टिस लीग देखिए तुम लोगों ने? मेरे को पता नहीं, मैंने सारी देखी है। हाँ ओके, देखो बेटा क्लास का रूल है। पहला रूल मैंने आपको उस क्लास में बताया था कि अगर आगे की बेंच खाली है तो जो सबसे आखिरी में बैठा होगा वो यहाँ आएगा। आज दूसरा रूल सुन लो कि अगर मैंने क्लास के एंड में पूछा कि पढ़ाऊँ कि नहीं पढ़ाऊँ, तो किसी एक बच्चे ने भी बोला पढ़ना है, तो उसका मतलब है पढ़ना है। या तो तुम एका कर लो। मैंने अगर मान लो 1 घंटे की क्लास में आधे घंटे में ही पूछ लिया कि और पढ़ाऊँ क्या, और तुम सब ने बोल दे कि नहीं सर मत पढ़ाओ, तो मैं सच्ची नहीं पढ़ाऊँगा। और अगर मैंने 1 घंटे की क्लास में 1 घंटा 15 मिनट पढ़ाने के बाद भी पूछा कि मैं पढ़ाऊँ, और ऐसे भावेश ने कह दिया हाँ सर पढ़ा दो कोई टेंशन नहीं है, तो मैं पढ़ाऊँगा। ये रूल है ना? ओके। एक और रूल है, वो भी बता दूं मैं तुमको, तुम्हारे फायदे वाला रूल है। क्या? कि जिस दिन 50% से कम की अटेंडेंस रहेगी, एग्जाम्पल अगर अपन 30 स्टूडेंट्स हैं तो 50% कितना हुआ? 15 से कम। जिस दिन 14 मतलब 15 से कम स्टूडेंट्स आएंगे उस दिन मेरी तरफ से पार्टी। ठीक है? चौथा रूल भी बता दूं मैं तुमको कि अगर मैंने किसी चीज़ पे फाइन पेनल्टी लगी, कि मैंने मान लो कल मैंने कह दिया कि मैं ओरल टेस्ट लूँगा और मैं आपसे जर्नल एंट्रीज के कुछ रूल्स पूछूंगा, एंट्री पूछूंगा। जैसे मुझे लग गया कि अब 15 इलस्ट्रेशन करने के बाद मैंने सारे टॉपिक पढ़ा दिए और अब आप एक्सपर्ट हो चुके हो, तो अब मैं एंट्री खुद नहीं बताऊंगा, तुम्हें बतानी रहेगी, और हर एंट्री गलत बताने पे 10 रुपये की पेनल्टी है। ठीक है? फुल पैसा जेब में भर के लेके आना मस्त ऐसे। ठीक है? ओके। अब मान लो हमारे शुभ ने 2 एंट्री गलत बताई, इसने 3 बताई, ऐसे करके करके तुम्हारे 200-300 रुपये इकट्ठे हो गए। ठीक है? नहीं काटेंगे नहीं। तुम्हारे अगर 300 रुपये इकट्ठे हुए तो उसका डबल मतलब 600 रुपये मैं कॉन्ट्री करूँगा, तो उसमें कितना हो गया? 900 रुपये हो गए। फिर 900 रुपये से अपन पार्टी करेंगे। ठीक है? कौन से दिन? जिस दिन आधे से कम बच्चे आएंगे उस दिन। ठीक है? सही आंसर दिया तो उसमें ऐसा नहीं है। अगर सही आंसर दिया और मेरे को आंसर ऐसा लगा कि अनएक्सपेक्टेडली सही है, बिल्कुल सही है, मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, तो उस दिन का सारा कलेक्शन उस बच्चे का। नहीं लगेगा, ऐसे थोड़ी है। जब तुम्हारे 300 पे मैं 600 मिला रहा हूँ, कम बच्चे आने में मैं पार्टी दे रहा हूँ, तो ऐसे ही समझा क्या मेरे को? जितना मैं कमाता नहीं उतना तो खर्च कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तेरी कसम। यार मेरे को एक बात बता, तू मान जा प्लीज यार, तू नहीं मानेगा तो मेरे को खाना कैसे हजम होगा? तेरे मानने ना मानने से मेरे को क्या? तू कहे को नहीं मान। चलो वीडियो ऑन है? ठीक है, बहुत सारी पटेलाई हो गई। अगला जो टॉपिक है वो है ओपनिंग एंट्री। अब ओपनिंग एंट्री क्यों है ये समझना। ये टॉपिक जो है ना, ये 2 तरीके से पढ़ाया जाता है, एक आम जिंदगी और एक मेंटोस जिंदगी। कौन सी वाली जीनी है तुमको, आम के मेंटोस? आम वाले कितने हैं? वो जा सकते हैं यहाँ से। अपन आम जिंदगी में से नहीं आते। यहाँ आए हो, पैसे दे रहे हो, दूसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट थोड़े ज़्यादा ही लेते हैं अपन, तो पढ़ के भी थोड़ा ज़्यादा ही भेजेंगे। ठीक है? 2 तरीके से पढ़ाए जाते हैं। मेंटोस वाला ही पढ़ेंगे, आखिरी में आम वाला बता दूंगा कि मैं चाहता तो इस टॉपिक को इस तरीके से भी पढ़ा सकता था और आपको 100% समझ में आता। ठीक है?
लेकिन वहाँ सिर्फ टॉपिक समझ में आता, एंट्री कैसे पास करनी है वो समझ में आता, लॉजिक कुछ भी समझ में नहीं आता। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन लॉजिक से। आप लोगों ने किस किस ने अपने घर में लाल कलर की लंबी लंबी बुक्स देखी है अकाउंट्स वाली? हैंड रेज करो अच्छा सा। देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, देखिए। ओके, जिन लोगों ने नहीं देखी उनको मैं बता दूं कि आज से मिनिमम 10 साल पहले जो अकाउंटिंग होती थी मैनुअल बुक्स में, और वो मैनुअल बुक्स कुछ ऐसे दो अलग अलग शेप में आती थी। एक तो आती थी नॉर्मल जो आपका रजिस्टर का साइज होता है वो, ठीक है, और एक आती थी ऐसे लंबी चित्रगुप्त की किताब जैसे, है ना, वो उसमें धागे से सिलाई होती रहती है पूरे में। छोड़ो, 2 रजिस्टर आते थे, ठीक है। अकाउंटिंग पूरी इन रजिस्टर्स में होती थी। कौन सी वाली अकाउंटिंग? जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। मतलब ये समझ लेना कि मैं जो आपको अकाउंटिंग सिखा रहा हूँ ये आज के वर्ल्ड में कहीं नहीं करी जाती। तो कहाँ को सिखा रहे हो? क्योंकि ज़रूरी है, बिना इसके आज के वर्ल्ड वाली अकाउंटिंग कभी समझ में नहीं आएगी। ये बेसिक है, यहीं से सारी चीज़ें क्या हुई है, इवॉल्व हुई है। तो ये वो अकाउंटिंग है जो पहले के ज़माने में मैनुअल रजिस्टर्स में होती थी। मैनुअल अकाउंटिंग जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन? मैनुअल अकाउंटिंग। आज के ज़माने में होती है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, टैली, जो हम 5000 में ही सिखा देते हैं। और ये वाली अकाउंटिंग सिखाने में 2 साल लगते हैं, जिसमें 12000 आज की इस साल की फीस, 12000 उस साल की फीस, 24000 रुपये लगते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये है प्योर ज्ञान, रॉ। ये होता था उस ज़माने में। ये नहीं सीखोगे तो वहाँ क्या चल रहा है समझ में नहीं आएगा, तो ये सीखना ज़रूरी है। अब इस मैनुअल अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम जो अकाउंटिंग करते हैं ना, वो ईयर टू ईयर बेसिस पे करते हैं। ईयर टू ईयर बेसिस पे करते हैं मतलब कि आप समझो, आप अकाउंटिंग क्यों कर रहे हो? मैं आपको अकाउंटिंग तो सिखा रहा हूँ, पर कभी हमने ये बात करी नहीं, ऑब्जेक्टिव कभी बताया नहीं कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, हिसाब किताब क्यों कर रहे हो? आप बताओ, सोचो। इनकम टैक्स के लिए, मतलब इनकम टैक्स बढ़ने के लिए, इनकम टैक्स सरकार हमसे हिसाब पूछेगी उसके लिए, और फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए। मतलब मेरे को ये तो पता पड़ना चाहिए ना कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ उस बिजनेस में मैं ऊपर जा रहा हूँ कि नीचे जा रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। 2 अलग अलग चीज़ होती है, देखो समझो। एक होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एक होता है फाइनेंशियल पोजीशन। इस साल मैंने फाइनेंशियली परफॉर्म कैसे किया, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, है ना। ये कैसे पता पड़ेगा? 4 चीज़ होती है आपके अकाउंटिंग में, समझना। असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। इन 2 चीज़ों से पता पड़ती है आपकी परफॉर्मेंस, क्या आपने परफॉर्म कैसा किया, कितना कमाया, कितना गंवाया, कितना बचा लिया। 1 लाख रुपए कमाया, 70,000 रुपये खर्च कर दिया, 30,000 रुपये का मेरा क्या है? प्रॉफिट। 1 लाख रुपए कमाया, 60,000 रुपये खर्च किया, 40,000 रुपये का प्रॉफिट। किसने अच्छा परफॉर्म किया? 40,000 वाले। इससे क्या पता पड़ा? परफॉर्मेंस। ये है मेरे असेट एंड लायबिलिटी से पता पड़ती है मेरी फाइनेंशियल पोजीशन, कि यार मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तब पैसा कितना लगाया था, मेरे पास क्या क्या असेट्स थे। अब जब मेरा बिजनेस पूरा साल भर ख़त्म हो गया तो साल ख़त्म होने के बाद मेरे पास कितने असेट्स हैं, मेरे ऊपर कितनी लायबिलिटी है। मतलब पहले मेरी पोजीशन क्या थी और अब मेरी पोजीशन क्या है। मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं। अभी आपने क्या कहा, सर इसने 40,000 रुपये कमाए, इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। आपने 30,000 रुपये कमाया, आपका परफॉर्मेंस इससे थोड़ा कम है। अब मैं कहूँ कि इसने 40,000 रुपये जो कमाए ना, उस 40 में से पूरे के पूरे 40 ये घर ले गया, खर्च कर दिए इसने। 40,000 रुपये कमाए, 40,000 रुपये घर ले गया, तो इसके असेट्स में कोई बढ़ोतरी हुई क्या? जो पहले थे वही अभी है। मैंने 30,000 रुपये ही कमाया हूँ, लेकिन मैं घर से 20,000 रुपये लेके गया हूँ, तो 10,000 रुपये से मेरे असेट क्या हो गए? बढ़ गए। तो अगर इसने भी बिजनेस में 5 लाख लगाए थे, मैंने भी बिजनेस में 5 लाख लगाए थे, तो साल भर बाद इसकी फाइनेंशियल पोजीशन अभी भी कितनी है? 5 लाख, और मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है? 5,10,000। यस और नो? तो फाइनेंशियल पोजीशन बेटर किसकी हुई है कि नहीं? तो अभी अपन बात कर रहे थे कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, कि सर एक तो सरकार हमसे हिसाब मांगती है, इनकम टैक्स देना पड़ेगा, एक ये देखने के लिए कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बढ़ी कि बिगड़ी।
एक हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए प्रॉफिट कमाया कि लॉस हुआ, इनके लिए अपन बिजनेस अकाउंटिंग करते हैं। तो यार आपको किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जज तो करना पड़ेगा ना, रिजल्ट तो निकालना पड़ेगा। अभी तो आप एंट्री कर रहे हो, ट्रांजेक्शन होते जाएंगे, एंट्री करते जाएंगे, ट्रांजेक्शन होते जाएंगे, एंट्री करते जाएंगे। उसको हम ईयर के एंड में एक ब्रेक लगाएंगे और साल भर में जो अकाउंटिंग करी है उसका रिजल्ट निकालेंगे कि पूरे साल में जो ट्रांजेक्शन्स हुए उसका नतीजा क्या निकला, परफॉर्मेंस क्या हुई और पोजीशन क्या निकली। कब होगा ये? साल के अंत में। कब होगा ये? एंड में। और साल मतलब कौन सा साल? सब सही बोल रहे हो, अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च। तो समझो दो तरीके के साल होते हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर जनवरी से लेके दिसंबर, हैप्पी न्यू ईयर आ जाता है हमारा। फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से लेके मार्च। अभी अप्रैल कौन सा गया? 2023। तो मार्च कौन सा आएगा? 2024। 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 2024 जो तुम्हारा स्कूल चलता है, अकेडमिक ईयर भी तो यही चलता है, अप्रैल से लेके मार्च। मार्च में एग्जाम होते हैं, अप्रैल में अपन नई क्लास में पहुंच जाते हैं। समझे कि नहीं? तो यार अब अकाउंटिंग पे आते हैं वापस से कि ये लाल किताब की क्या कहानी थी। तो हम क्या करते हैं, ये जो 2 बुक्स बनती है ना, ये पर्टिकुलर ईयर के लिए बनती है। जैसे आप बचपन से इंग्लिश पढ़ते हुए आ रहे हो, मैथ्स पढ़ते हुए आ रहे हो, तो हर साल मैथ्स का रजिस्टर अलग बनाते हो ना, सेम तरीके से हर साल के अकाउंटिंग के रजिस्टर्स भी क्या बनते हैं? अलग बनते हैं। तो अभी एक साल निकला है, कौन सा वाला साल खत्म हुआ? अभी रिसेंटली 2 महीने पहले मार्च खत्म हुआ, तो वो कौन सा वाला साल था? 22-23। कौन सा ईयर था वो? 22-23। अभी स्टार्ट कौन सा हुआ? 23-24। ठीक है, तो इस साल के लिए 2 बुक अलग बनी थी। अब नया साल स्टार्ट हो गया, तो अब नई बुक्स अलग बनेगी। ठीक है, इन बुक्स में, इन 2 बुक्स में 4 चीजें रिकॉर्ड हुई थी: असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। ठीक है, अब सर ये तो पिछले साल की बुक थी, खत्म हो गया साल, अब नया साल आएगा ना। नया साल आएगा तो हमें इन चारों को नए साल में कैरी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कैरी करना पड़ेगा ना। समझे कि नहीं समझे? जैसे 31 मार्च में अगर मेरे पास 1 लाख का असेट था, मैं कोचिंग को लॉक करके गया, तो अगले दिन 1 अप्रैल को आऊँगा नए साल में, तो वो 1 लाख का फर्नीचर तो वहीं रहेगा कि नहीं रहेगा कि मैं आया ये तो हैप्पी न्यू ईयर सब हवा हो गया, वापस नए साल में सब नया लाओ, ऐसे थोड़ी होगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? अब नए साल में मैंने 10,000 का फर्नीचर और खरीद लिया, तो मेरा टोटल फर्नीचर कितने का रहेगा? 10 का कि 1,10,000 का? 1,10,000 का। तो अब वो 1,10,000 का कैसे होगा? जब मैं 1 लाख की फिगर को पुराने रजिस्टर से नए रजिस्टर में क्या करके लाऊंगा? कैरी करके लाऊंगा। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? कि पुराना 1 लाख की वैल्यू नए रजिस्टर में नोट होगी, फिर उसके बाद ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने चालू करेंगे। ठीक है, तो ये जो पुरानी पिछले साल की फिगर्स को अपन करंट ईयर में पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से पहले, दुनिया भर के ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करने से पहले जो प्रीवियस ईयर्स की फिगर्स को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसकी कैरी फॉरवर्ड करने की जो एंट्री होती है उसको बोलते हैं अपन ओपनिंग एंट्री। क्या बोलते हैं बेटा? जो स्टार्टिंग में, साल के स्टार्टिंग में सबसे पहली एंट्री होती है जिसमें प्रीवियस ईयर्स के फिगर्स करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? ओपनिंग एंट्री। समझ में आया कि नहीं आया? बाकी पढ़ेंगे कल। बाय, टाटा, सी।